आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT कंप्यूटर साइंस पर जो स्टे हुई है, तो वो कोर्ट केस है क्या, यानी कि कंप्लीट कोर्ट केस की इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाऊंगा। क्या इसमें संभावनाएं हो सकती हैं, क्या कोई तरीका ऐसा है जिससे इस भर्ती को पूरा करवाया जा सकता है, तो इन सभी बातों पर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ चर्चा करूंगा। और काफ़ी लेट नाइट तक मैंने इस केस को स्टडी किया है। 123 के करीब लगभग वो पेज हैं इस ड्राफ्ट के, तो उनको स्टडी करने के बाद जो भी मुझे समझ आया है, जो भी मेरी समझ है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा का सारा मामला है क्या। तो वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, बात करेंगे टू द पॉइंट, लेकिन पॉइंट थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो सीधा सा बात करते हैं कि ये कोर्ट केस है क्या। 13816 CWP नंबर है इस कोर्ट केस का। आप हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की जो साइट है उसके ऊपर जो बोर्ड होता है उसके ऊपर भी आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। राजेश वर्सेस अदर का ये केस है। टोटल पिटिशनर की मैं बताऊं, इसमें 8 पिटिशनर हैं टोटल। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है? उनकी क्वालिफिकेशन वो मास्टर डिग्री है, चाहे वो MC हो चाहे वो MTech हो, प्लस उन्होंने B.Ed कर रखी है और प्लस उनका STET है, यानी कि उनकी जो एलिजिबिलिटी होती है PGT टीचर के लिए वो उनकी कंप्लीट है। मास्टर डिग्री भी उनकी है, B.Ed भी है और उनका STET भी है। तो अब उन्होंने अपनी पहली दलील के अंदर जो चैलेंज किया है वो 2012 के रूल को किया है। 2012 के रूल का मतलब है DSC ने या हरियाणा सरकार की तरफ से टीचर बनने के लिए जो रूल चेंज किए थे या रूल जो नए बनाए थे वो 2012 के अंदर बनाए थे। और उनमें साफ स्पष्ट किया गया था कि एक टीचर बनने के लिए, PGT टीचर बनने के लिए कौन सी मिनिमम आपकी एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, क्या क्या वो क्वालिफिकेशन है जिसके बाद आप PGT टीचर बन सकते हैं। तो उनको चैलेंज किया है। इन्होंने ये कहा है कि आपको PGT बनने के लिए यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लगने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री, इसके साथ साथ आपके पास B.Ed और आपके पास हरियाणा का जो STET है, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वे ये तीनों डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी 2 डिग्री और 1 टेस्ट आपके पास होना चाहिए, इनका ये कहना है। तो इन्होंने ये कहा है कि 2012 में जो रूल बने हैं वो अपने मनमानी से, यानी कि जो 309 एक्ट होता है उसका सहारा लेके सरकार ने उनमें अपनी मनमानी की है और वो सही नहीं है। और जब वो सही नहीं है तो उनके अंदर जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो सारी की सारी ठीक तरीके से नहीं हुई है, इन्होंने ये कहा है। अब उसमें सही क्या नहीं है, उसमें इन्होंने कहा है कि एक PGT जो टीचर होते हैं उनकी क्वालिफिकेशन एक जैसी होती है, उनका सैलरी स्केल एक जैसा होता है, प्रमोशन के जो रूल होते हैं वो भी एक जैसे होते हैं। तो उस भर्ती में आप दोहरा मापदंड नहीं अपना सकते। अब दोहरा मापदंड का क्या कहना है? इन्होंने कहा है कि जो PGT टीचर बन रहे हैं, कंप्यूटर को छोड़ करके जितने भी बाकी के सब्जेक्ट हैं सबके लिए मास्टर डिग्री और B.Ed कंपलसरी की हुई है और प्लस में आपका STET होना चाहिए। लेकिन कंप्यूटर साइंस के लिए जो PGT बन रहे हैं उनके लिए सिर्फ आप ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, यानी कि B.Tech हो आपकी तो भी PGT टीचर बन सकते हैं। MCA को भी कर रखा है, B.Ed हो तो वो अलग चीजें होगी, लेकिन मिनिमम जो इन्होंने कहा है कि वो B.Tech या BSc शायद, तो ये इन्होंने कहा है कि इसके साथ आप PGT हरियाणा में बन सकते हैं। तो इन्होंने इसी बात को चैलेंज किया है कि एक भर्ती के अंदर दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। जब सेम सैलरी है, सेम प्रमोशन है, सेम रूल है, एक ही जगह पढ़ाना है, तो इनका ये कहना है कि आप पहली बात तो दोहरा मापदंड आप नहीं अपना सकते। और जो 2012 के PGT के रूल आपने बनाए हैं उसमें आपने 2 वर्ग बना दिए हैं, एक ही जैसी पोस्ट के लिए 2 मापदंड, 2 रूल बना दिए, तो वो ऐसा इनका कहना कि वो नहीं हो सकता। एक अब आप ये कहेंगे कि 2015 में भी भर्ती हुई है, साथ साथ मैं आपके सवाल भी लेता चलूंगा। तो 2015 में भी एक भर्ती हुई है, उससे पहले भी एक भर्ती हुई है। तो 2015 में जो कंप्यूटर टीचर की पहली बार हरियाणा के अंदर भर्ती हुई है तो उसमें ये कहा गया है कि B.Tech यानी कि B.Tech को ही अलो किया गया था और उसके बाद जो क्वालिफाई जिन्होंने किया था इसका स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके बाद उनको लगा दिया गया। तब तो ये रूल लागू नहीं हुए थे, या तब क्यों नहीं अड़चन आई? आप लोग ऐसा भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसके आंसर में मैं ये कहूंगा कि वकील जो इस केस के हैं उनका ये कहना है कि एक केस 2017 में लगा था 2015 की भर्ती के ऊपर, और उस केस का जो CWP था वो था 16058, और एक ऐसा ही केस 2018 में लगा था और उसका CWP था 25399। तो ये 2 कोर्ट के अंदर केस डाले गए थे, उस भर्ती को चैलेंज किया गया था कि ऐसा नहीं हो सकता, यानी कि दोहरा मापदंड नहीं अपनाया जा सकता।
फिर कोरोना आ गया था, आप सभी को पता है, और कोविड आने से हर एक चीज प्रभावित हो गई थी। उसमें कोर्ट केस जो थे वो भी प्रभावित हुए थे और सुनवाइयां स्थगित कर दी गई थी। तो वकील साहब का इस कोर्ट केस के अंदर ये कहना है कि जो ये 2 केस चले हुए हैं ये भी अभी पेंडिंग है, इनका डिसीजन भी नहीं आया, और प्लस एक केस ये हो गया है, यानी कि एक केस 13,816 ये हो गया है। तो ये जो 13,816 हुआ है ना, आप ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ 2023 की भर्ती पर, जो पीजीटी की ये भर्ती चल रही इस पर ही है। ये पूरे 2012 के रूल को चैलेंज किया गया है, और अगर 2012 के रूल को चैलेंज जाने के बाद ये जीत जाते हैं तो जितनी भी भर्ती हुई है कंप्यूटर टीचर्स की वो सारी की सारी गड़बड़ में है। तो ऐसा एक दलील ये रखी गई है। एक इन्होंने कहा है दूसरी दलील के अंदर कि मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे टीचर की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, मिनिमम का मतलब इससे नीचे ये जरूर होनी चाहिए, और इससे ऊपर चाहे आप पीएचडी कराएं चाहे आप एमएड कराएं वो चीजें अलग हैं, लेकिन एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में इन्होंने अपनी दलील रखते हुए ये कहा है कि जो ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ना, इसको निर्धारित करती है एनसीटीई, नेशनल काउंसिलिंग फॉर टीचर एजुकेशन, जो टीचर के लिए रूल बनाती है कि टीचर के लिए ये नियम होने चाहिए, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, टीचर की इतनी ट्रेनिंग होनी चाहिए, ये फॉर्मूला होने चाहिए। जैसे आपने एक सुना होगा कि 1986 की एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसमें ये 3-2 का फार्मूला आया था कि +1 +2, फिर 3 साल की बीए, फिर 2 साल की जो पोस्ट ग्रेजुएशन थी। इस तरह के फार्मूले उसमें दिए गए थे। उससे पहले क्या होता था, उससे पहले 10वीं और 10वीं के बाद कॉलेज शुरू हो जाता था, लेकिन इसके बाद कॉलेज बीए में शुरू हुआ था, यानी कि ग्रेजुएशन से कॉलेज शुरू हुआ था। तो इसके अंतर्गत कुछ सिफारिशें की गई थी, तो उनको मान करके 1993 के अंदर एनसीटी ने रूल बना दिए थे टीचर के लिए, और उनमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन ड्राफ्ट में भी मेंशन की गई है और एनसीटी की साइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। तो यही थी कि मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50 या 55% से, और आपकी बीएड होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और आप बस ये उसमें रखी गई थी। और कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर टेस्ट भी रखा गया था, कुछ तो नहीं, हरियाणा ही ऐसा स्टेट है जहां पर इसमें एक टेस्ट रखा गया है। अब आप ये कहेंगे, और ये सवाल आया हुआ है कि जब एचटेट सिर्फ हरियाणा ही लेती है पीजीटी के लिए, तो यानी कि हरियाणा स्टेट जब इसमें चेंज कर सकती है, इसका मतलब ये हुआ कि टीचर की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है उनमें भी हरियाणा या कोई भी राज्य अपनी तरफ से अपने रूल बना सकता है। तो इसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि रूल बना सकता है लेकिन ऐड कर सकता है। मिनिमम एलिजिबिलिटी में कोई भी स्टेट ये नहीं कर सकता कि आप मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है उसको ही ब्रेक अप कर दें, उसको ही तोड़ दें, आप उसको ही ना फॉलो करें। तो ऐड हरियाणा ने एक टेस्ट को किया है जिसका नाम एस्टेट, और ये हरियाणा में ही होता है पीजीटी के लिए। तो आप इसमें कुछ ऐड तो कर सकता है कोई भी राज्य, लेकिन इस मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अब आप यही मत कहिएगा कि कोर्ट केस के हिसाब से, यानी कि आप उनकी बात को रख रहे हैं। देखिए, आपका जो सोचने का तरीका है, आप पीजीटी के एस्पिरेंट कंप्यूटर साइंस के लिए आपने बहुत मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर आपके माइंड में आ सकता है कि आप चीज़ों को अपने हिसाब से सोचें। लेकिन मैं जो केस के हिसाब से सोच रहा हूँ, और अभी मैं केस की बात कर रहा हूँ जो केस में पॉइंट रखे हैं, इसलिए शायद आपको लगे कि केस को ज़्यादा वो है, लेकिन बाद में मैं आपका भी पक्ष रखूंगा, आपकी भी बात रखूंगा। तो वीडियो को जरूर देखिएगा और तब आप एक डिसीजन लीजिएगा कि ये मामला है क्या। तो इसमें इन्होंने कहा है, एनसीटी ने 1993 के अंदर एक अपना रूल बनाए थे और उस रूल में उन्होंने मिनिमम एलिजिबिलिटी को रख दिया था। तो अब वो हरियाणा स्टेट ने फॉलो उसको नहीं किया, और जब फॉलो नहीं किया तो ऐसा नहीं होता कि उसको फॉलो ना करे कोई भी स्टेट, उसको फॉलो करना कंपलसरी होता है, यानी कि हर एक स्टेट को लागू करने होते हैं। तो ये ऐसा हरियाणा ने नहीं किया, तो इस तरीके से ये फिर भर्तियां जो है वो अवैध हैं, यानी कि ये भर्ती पूरी नहीं हो सकती, और जो हुई है उन पर भी आंच आ सकती है। तो ऐसा इन्होंने कहा है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी जो एनसीटी करती है उसको नहीं माना गया है। बाकायदा इन्होंने एनसीटी से आरटीआई लगवाई है, और जो ये वकील है, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, ये बहुत इंटेलिजेंट है। इन्होंने आरटीआई लगवा के अदर स्टेट के एग्जाम्पल दे के ऐसा मजबूत ड्राफ्ट एक तरीके से तैयार किया है। तो आगे जो इन्होंने कहा है, एक दलील इन्होंने ये रखी है कि एक तो है बीएड, और इन्होंने उसमें ये कहा है कि एक तो वो स्टूडेंट है या वो कैंडिडेट है जो अपनी एलिजिबिलिटी निर्धारित नियमों के अनुसार पूरी करता है, और वो कैंडिडेट है जो अपनी योग्यता पूरी नहीं करता। तो हरियाणा सरकार उनको फायदा देना चाहती है जिनके पास योग्यता है ही नहीं, तो उनको, और जो बीएड और मास्टर डिग्री है और जो नॉन बीएड है, सिर्फ ग्रेजुएट है, तो उनको इक्वल नहीं माना जा सकता। इस दलील के अंदर इन्होंने ये कहा है।
उनको एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन नहीं बनता। वो अलग अलग उन्होंने उनकी एलिजिबिलिटी है, तो उसी हिसाब से इनका कहना है कि एक तो हम एलिजिबल हैं और हम नॉन एलिजिबल को के साथ कंपटीशन नहीं करेंगे, यानी कि ये कंपटीशन गलत है और हरियाणा सरकार उनको फायदा देना चाहती है। और अगर वो कंपटीशन में आएंगे तो इससे हमारे जो अधिकार है उनका हनन होता है, और एक्ट 16 और एक्ट 14 का इसमें सीधा सीधा जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है, तो ये चीज जायज नहीं है। एक इन्होंने इसमें ये कहा कि नॉन बीएड और बीएड का कंपटीशन हरियाणा सरकार नहीं करवा सकती, और यदि करवाती है तो ये पूरी तरीके से अवैध होगी, और अवैध होगी तो इस भर्ती को फिर चैलेंज भी किया जाएगा और ये भर्ती फिर गलत तरीके से होगी। तो इन्होंने कहा है कि जो डिग्री पूरी जिन्होंने की है उनके अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और अगर नॉन बीएड को आप कंपटीशन में उतारेंगे तो ये अवैध है। अब ये थी पूरी तरीके से, एक तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कोर्ट केस के अंदर मेन जो दलील है वो ये रखी गई है। एक बार और थोड़ा सा बता दूं, इन्होंने न सिर्फ बीएड इवन मास्टर डिग्री को भी चैलेंज किया है। इन्होंने ये कहा है कि बीएड के साथ साथ आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए, आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो पूरी नहीं है तो आप पीजीटी टीचर नहीं बन सकते, इन्होंने ये कहा है। अब बात करते हैं कि गलती फिर कहाँ हुई है। अगर ये अपनी बात पे सही है, देखिए पटिशनर का काम होता है कोर्ट में जाना, और वो मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। अब इसमें पटिशनर को बिल्कुल तरीके से गलत नहीं ठहरा सकते, ये कोर्ट के अंदर गए हैं, अब तो निष्कर्ष निकलना है कि क्या ये सही है क्या ये गलत है, इनका जो इन्होंने मांग रखी है वो सही है या गलत है, ये डिसीजन करेगी कोर्ट। तो अब बात करते हैं कि गलती किसकी हुई है। क्या गलती एचपीएससी की है या हरियाणा सरकार की है। देखिए इसमें मैं ये कहूँगा एचपीएससी की तो कतई गलती नहीं है। हाँ, एक आपका पॉइंट रह गया। तो अब आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने ये सवाल भी किया है कि जी एचटेट के अंदर तो ऐसा नहीं था। एचटेट के अंदर तो साफ लिखा है कि अगर आपकी बीएड नहीं है तो भी आप एचटेट दे सकते हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, इधर रख लो आप एचटेट को, इधर रख लो आप एचपीएससी को। ये दोनों क्या है, ये टेस्ट लेने वाली एजेंसी है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और एक टेस्ट लेती है आपका। एचटेट लेता भिवानी बोर्ड और आपकी रिक्रूटमेंट करता है एचपीएससी। ये अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते, जो इन दोनों एजेंसियों को बताया जाता है ये वो करते हैं। और बताता इनको कौन है, शिक्षा के संबंध में इनको बताती है डीएससी, डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो वो इनको जैसी गाइडलाइन देगी, जैसे रूल इनको देगी, ये तो उसी हिसाब से भर्ती करेंगे। अब एचटेट में बीएड क्यों नहीं मांगी जाती, क्योंकि रूल तो वही है ना 2012 के, एक कॉपी इनको भेज दी, एक कॉपी एचपीएससी को भेज दी है। तो अब इनको क्या मतलब है, इनको जो भी कॉपी भेजी उसकी कोडिंग करेंगे। तो यहाँ तो ना एचपीएससी की गलती, ना फिर हरियाणा बोर्ड की, भिवानी बोर्ड की गलती, तो गलती किसकी, डीएससी की, क्योंकि डीएससी ने रूल बनाए हैं 2012 वाले। तो फिर डीएससी की गलती जब कोर्ट में होती है कि भाई डीएससी से पूछा जाए कि रूल है क्या और उन्होंने इनको फॉलो किया है या नहीं किया, तो जज साहब ने फिर डीएससी को बुला लिया और डीएससी से मांगा जवाब कि जी जवाब दीजिए। अब जवाब 2017 से लंबित पड़ा है, जवाब था ही नहीं। तो जवाब नहीं था तो अब उन्होंने फिर समय मांगा। जब जज साहब ने कहा, एक पिछली हीयरिंग हुई थी इससे पहले, उसमें समय मांगा था कि 1 तारीख को पेपर है कंप्यूटर साइंस का और 28 तक आपको हर हाल में जवाब दाखिल करना होगा। तो 28 तारीख को जाते हैं डीएससी से एक असिस्टेंट है अशोक कुमार जी, तो वो जाते हैं और वो बताते हैं कि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो मास्टर डिग्री और बीएड ही होनी चाहिए। तो उसमें फिर ये बात निकलती है कि 15, तो उसमें जो भी तमाम बातें होती तो उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि जी हमने 12 तारीख को एक एप्लीकेशन लिख दी है एनसीटी को और एनसीटी से परमिशन मांगी है कि अब की बार हमें छूट दी जाए इस मामले में, और आगे से जो होगा आगे से हम उनको फॉलो करेंगे, लेकिन अब की बार इस मिनिमम एलिजिबिलिटी के अंदर हमें परमिशन दी जाए। तो जज साहब ने तब तक के लिए, जब तक ये अगला जवाब दाखिल नहीं करते तब तक के लिए इस मामले पर स्टे दे दिया है। तो अब आपको पता चल गया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आई है, और एचपीएससी को भी यहाँ पर कसूरवार नहीं ठहरा सकते, और एचटेट तो आपका होगा ही, वो तो 2012 के रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो अब डीएससी ने 12 सितंबर को लिख दिया था लेटर एनसीटी को और उसमें मांग ली थी परमिशन। अब ये तो था मामला। अब हम देखते हैं कि संभावनाएं क्या है इसमें। देखिए संभावना इसमें मैं ये कहूँगा, हल्की सी इसमें मैं गलती कह लो या मेरी समझ कह लो इसको, मैं एचपीएससी की भी मानता हूँ और हरियाणा सरकार की भी। अगर ये भर्ती 2019 में पूरी हो जाती ना, या 2019 में कह लो या 20 में कह लो, 21 में कह लो, 22 में भी कह लो, अगर इसका एग्जाम हो जाता तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी थी। और यदि आज भी 2019 के क्राइटेरिया के हिसाब से भर्ती पूरी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें एक दलील दी जा सकती कि हमारी भर्ती 2019 से चली आ रही है और उस टाइम पे कहीं भी
जो है बीएड को कंप्यूटर टीचर के लिए नहीं माना जाता था, यानी बिना बीएड जो थे नॉन बीएड उनको मौका दिया जाता था, यानी ये एलिजिबिलिटी हर स्टेट अपनाता था उस टाइम। तो उस टाइम हर स्टेट अपनाता था, यानी कहीं ना कहीं एनसीटी ने कोई प्रावधान किया हुआ था छूट का, या वो लेटर के द्वारा किया गया हो या स्पेशल किसी को छूट दी गई हो। तो इस तरीके का कुछ जरूर था उस टाइम। तो उस टाइम भर्तियां होती थी, यदि उस टाइम ये भर्ती पूरी करवा दी जाती तो आज ये फजीहत नहीं होती, पहली बात। दूसरी बात, एक जिद की वजह से या कह लो या एक्सपेरिमेंट की वजह से कह लो, आपने क्राइटेरिया ही पूरा चेंज कर दिया, पैटर्न सारा चेंज कर दिया। तो ये यदि आज नहीं होता, 19 की भर्ती के अकॉर्डिंग होता, आप चेंज नहीं करते, तो आज इस भर्ती में ये जो कोर्ट केस है ये डिसमिस हो जाता। मुझे पक्का यकीन है कि इस केस की सुनवाई फिर आगे तक नहीं जाती और कोई भी भर्ती प्रभावित नहीं होती। चलो, जैसा भी समझ थी, जैसा भी इन्होंने किया वो इनके हिसाब से सही होगा। अब मैंने अपनी समझ को बताया है। दूसरी बात करते हैं परमिशन की। अब डीएससी ने परमिशन के लिए लेटर लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एनसीटी के पास। अब क्या एनसीटी इस पे अपना वो दे देगा, मतलब अपनी परमिशन दे देगा? देखिए 2023 से पहले, यानी कि मैं 22 से पहले की बात करूंगा, 22 से पहले तो हर स्टेट ऐसा करता था कि ग्रेजुएशन जिनकी थी उनको मास्टर डिग्री, यानी कि मास्टर डिग्री नहीं थी, बीएड नहीं थी, तो भी पीजीटी वो बन सकते थे। आप DSSB को उठा ले, केवीएस को उठा ले, एनवीएस को उठा ले, किसी भी राज्य को उठा लें आप। लेकिन अब हर एक स्टेट या 2022 के बाद लगभग जितनी भर्तियां हो रही हैं, लगभग एक दो को छोड़ के हर स्टेट या फिर हर जगह यही लागू किया जा रहा है कि बीएड आपकी होनी चाहिए। वो क्यों की जा रही है? शायद कोई समय था पहले एनसीटी ने दिया हो, वो अब ना बचा हो इस करके, या फिर एक प्रमोशन में दिक्कत आती है। जब आप पीजीटी लग जाते हैं और आपकी बीएड नहीं होती तो आपकी प्रमोशन नहीं की जाती, लेकिन बाद में बीएड कर लेते हैं परमिशन लेके डिपार्टमेंट से, फिर उनकी प्रमोशन हो जाती है। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर शायद इसलिए अब बीएड को कंपलसरी कर दिया कि हम पहले से ही बीएड को लेके चलेंगे ताकि बाद में प्रमोशन में समय ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अब ये लागू कर दिया और एनवीएस ने भी ये शुरू कर दिया है और DSSB भी आगे इसको स्टार्ट कर देगी। तो अभी ये चीजें लागू हो चुकी हैं। तो अब परमिशन की बात मैं करूं तो परमिशन सीधा सीधा आपको बताऊंगा, परमिशन लेना इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि एक बार मैं भी जब असिस्टेंट प्रोफेसर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर टीच करता था तो नेट के कैंडिडेट नहीं मिलते थे। उस टाइम बहुत कम नेट के कैंडिडेट थे और मेरा जो नेट है वो 2014 में हो गया था। तो 2014 के बाद मैंने टीच करना शुरू कर दिया था कॉलेज के अंदर और मैं एमएड को टीच करता था। तो उस टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो ये एलिजिबिलिटी है, नेट भी होना चाहिए आपकी या पीएचडी होनी चाहिए, ऐसे कैंडिडेट बहुत कम मिलते थे 2014, 15, 16, 17 में। तो उस टाइम एक सारे के सारे जितने भी ये कॉलेज हैं इन्होंने एक परमिशन के लिए नोटिस लिखा था या लेटर लिखा था और उसमें एनसीटी से या कोई अलग डिपार्टमेंट यदि हो, कोई एजेंसी हो, तो उसको परमिशन के लिए लेटर लिखा था। तो उन्होंने इसको परमिशन दे दी थी और उस टाइम के लिए यानी कि उनको 2 साल के लिए नेट उनका छोड़ के जो मास्टर डिग्री थी उस पर ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए परमिशन दे दी थी। तो ऐसी परमिशन मिल जाया करती है और यदि हरियाणा सरकार अच्छी तरीके से परमिशन मांगेगी तो मुझे लगता है ये परमिशन मिल जाएगी और आपका एग्जाम हो जाएगा। तो एक तो संभावना ये है कि आपकी परमिशन दे दें। और अब आप पूछेंगे जी सही सही बताइए, क्योंकि फोन करके यही पूछ रहे हैं जी आप हमारा मन ना रखिए, सही बताइए। तो मुझे 70 और 30 का चांस लगता है कि 70% परमिशन मिल जाएगी, 30% हो सकता है ना भी मिले, क्योंकि बहुत लेट हो गए हैं परमिशन लेने में। ये 30% में इसलिए कह रहा हूँ, यदि एडवर्टाइजमेंट निकालने से पहले ये परमिशन मांगते तो डेफिनेटली 100% आपको परमिशन मिल जाती। लेकिन अब एडवर्टाइजमेंट जा चुकी है, एग्जाम आपका सर पे पहले ही लेट हो चुका है, तो शायद संभावना हो 30%, लेकिन मुझे लगता है कि परमिशन मिल जाएगी। लेकिन अब तक परमिशन क्यों नहीं मिली? 12 तारीख को लेटर लिखा था। देखिए सरकारी काम है, इनमें थोड़ा टाइम लगता ही है। अब हो सकता है आपके पेपर में भी कुछ टाइम लगे। दूसरा बात करते हैं क्या कोई और भी इसका उपाय है? तो देखिए मैं इसमें बताऊंगा एक आइडिया कह लो इसको या उपाय कह लो। जितने पीजीटी के कैंडिडेट्स हैं उनको इकट्ठा होना पड़ेगा, इकट्ठा होकर उन्होंने अपने जो टीम लीडर्स हैं उनकी एक टीम बनानी पड़ेगी और वो एचपीएससी में जाइए, डीएससी में जाइए, उनसे परमिशन के लिए कहिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि हम जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे थर्ड पार्टी बनना चाहते हैं कोर्ट केस के अंदर। थर्ड पार्टी क्या होती है? थर्ड पार्टी एक ऐसी होती है जिसका केस से संबंध होता है लेकिन डायरेक्ट वो प्रभावित नहीं होते। तो आप लोग थर्ड पार्टी के रूप में जाके अपना कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हैं और आप ऐसा एचपीएससी में भी बात कर लीजिए, डीएससी में भी, क्योंकि यदि आप जाएंगे तो सरकार का पक्ष मजबूत होता है। आपको यदि जज अलो कर देता है थर्ड पार्टी की बात सुनने के लिए, तो थर्ड पार्टी की जो आप बात रखेंगे, आप बताएंगे वहां पे 2019 से लगे हुए हैं, 19 से क्यों 14 से लगे हुए हैं, 15 से,
पिछली भर्ती में रह गए थे तो अब की बार तैयारी की है, सब कुछ छोड़ के हम तैयारी कर रहे हैं और हमारा ये हमारे जीने मरने का सवाल बन चुका है। तो आप अपनी मजबूरियां बताएंगे, आपने फैक्ट बताएंगे, तो जज साहब हो सकता है आपकी बात सुने और आपको परमिशन इसके लिए करवा सके, यानी कि अलो आपका हो सके और आपका एग्जाम हो सके। तो ऐसी सबसे मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आपको थर्ड पार्टी बन के जाना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की बात यदि जज साहब सुनते हैं तो शायद स्टूडेंट्स के पक्ष में ही फैसला होगा। तो ये इसमें आप कर सकते हैं थर्ड पार्टी के रूप में। और अगर आपने ये छोड़ना है कि अब तो सरकार ही कर लेगी, तो सरकार तो फिर परमिशन से ही करेगी। यदि आपकी परमिशन आ जाती है तो क्या ये भर्ती री एडवर्टाइजमेंट होगी, दोबारा फॉर्म निकलेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए यदि परमिशन मिल जाती तो कोई री एड नहीं होगी, ये आगे पेपर हो जाएगा। यदि परमिशन नहीं मिलती तो नॉन बी एड जो है वो बाहर हो जाएंगे और फिर इनका एग्जाम लिया जा सकता है जो बी एड और मास्टर डिग्री है। अब क्या आप ये भी पूछ रहे हैं कि इतने सारे बीएड है ही नहीं, तो ये जो मैंने कहा ना वकील इंटेलिजेंट है, इन्होंने बकायदा आरटीआई से डाटा निकलवाया है, एमडीयू से भी निकलवाया है। वहां से 2011 से 17 तक 5000 ऐसे कैंडिडेट है जो मास्टर डिग्री के बाद बीएड की है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस से। इन्होंने सीआरएसयू का निकलवाया, वहां भी 1818 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने बीएड की है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये सारे कैंडिडेट हरियाणा के नहीं हैं, क्योंकि 100 अगर एडमिशन होते हैं ना हरियाणा में बीएड के तो 50 बाहर से होते हैं। तो इन्होंने ये कहा कि बीएड वाले कैंडिडेट हैं, और जब बीएड वाले कैंडिडेट हैं तो हम एलिजिबल हैं इसके लिए, और एलिजिबल कैंडिडेट को आप लीजिए। यदि कैंडिडेट नहीं है तो वो तब की बात है कि आप बीएड को लेंगे या नहीं लेंगे। तो इन्होंने ऐसी भी आरटीआई लगवा के ड्राफ्ट के अंदर उड़ीसा की एडवर्टाइजमेंट की भी है, वहां पर बीएड कंपलसरी है। यूपी की भी लगा रखी है तो यूपी का भी उन्होंने बताया कि वहां भी कंपलसरी है। तो ये था कि पूरा का पूरा केस ये था कि इसमें मास्टर डिग्री और बीएड को चैलेंज किया गया, न कि सिर्फ बीएड को। और इसमें परमिशन हरियाणा सरकार ने मांगी, तो मैं इस पे अपनी यही कहूंगा लास्ट में कि इसकी परमिशन मुझे लगता है मिल जाएगी, आपका एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम कब होगा? देखिए 15 तक तो मुझे नहीं लगता कि आपका एग्जाम होगा, क्योंकि परमिशन भी मुझे लगता है अभी नहीं आने वाली। तो परमिशन आने के बाद ही इस पर फैसला होगा, और यदि परमिशन मिल जाती है तो 15 दिन के बाद आपका एग्जाम करवा लेगी। अब कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि दिसंबर तक बिजी है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके एग्जाम के लिए एक दिन निकालना है, वर्किंग डे में भी आपका एग्जाम करवा सकती है। तो एचपीएससी आपका एग्जाम करवा लेगी, तैयारियां सारी कंप्लीट है। इसमें एचपीएससी का फॉल्ट नहीं है, इसमें रूल्स का फॉल्ट है, क्योंकि एचपीएससी आपकी स्पेशल इस एडवर्टाइजमेंट को चैलेंज नहीं किया, 2012 के रूल को चैलेंज किया है। एचपीएससी का पूरा मन था आपके एग्जाम करवाने का। तो ये सारी बातें थी इस केस के बारे में। तो आप बिल्कुल इतनी ज्यादा टेंशन ना लीजिए, परमिशन आपकी मुझे लगता है मिल जाएगी, और परमिशन मिल गई तो आपका पेपर हो जाएगा। तो आप धीरे धीरे अपनी स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। हाँ, एक और सवाल आ रहा है, कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि इस भर्ती का नाम ही चेंज कर दो फिर ये भर्ती हो जाएगी। देखिए आप जिस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, वो पीजीटी की पोस्ट है, और पीजीटी भी हरियाणा में गजटेड, यानी कि आप 50-60 हजार जिसकी सैलरी है, गजटेड पोस्ट जो है, टीचिंग की एक रिस्पेक्टेड पोस्ट जो है, उसके लिए आपने सब कुछ छोड़ के जब तैयारी कर रहे हैं आप उस पोस्ट के लिए, अब इसका नाम चेंज कर दें, यानी कि क्या इसका नाम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रख दें, जिसकी सैलरी 15,000 होती है, 15 या 20,000 के करीब, जिसको बीएड जिसके लिए अनिवार्य नहीं होती, जो बजटेड पोस्ट होती नहीं। क्या ये ग्रुप सी की पोस्ट इसको बनाए, और वो तो कौशल रोजगार के थ्रू लग रहे हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि ये हो जाए? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाह रहे हैं कि इसका नाम चेंज कर दे, ऐसा नहीं होगा। पीजीटी ही होता है। तो तैयारी करते रहिए, पॉजिटिव रहिए, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, होती रहती है, चलती रहती हैं ऐसी चीजें। और हो सकता है परमिशन जल्दी मिले आपकी, हरियाणा सरकार इसके लिए एफर्ट करे और आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी।